बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान की सियासत में हलचल है कि ख़त्म नहीं हो रही और इस कदर गर्मा गर्मी है कि सर्दी मान पड़ गई है। और अगर आप देखें कि पै दर पे जो वाक़यात हुए हैं, इसमें कभी एक का पलड़ा भारी, कभी एक का यानी अपोजिशन कभी उम्मीद में आती है, कभी नाउमीदी से गुजरती है, कभी हुकूमत जो है वो लगता है कि घबरा रही है, और कभी ऐसे लगता है कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है गवर्नमेंट के उनको नुकसान नहीं होगा। और इसी तरह की जो उम्मीद और नाउमीदी की सूरत हाल है, इसमें इस वक्त एक सियासी माहौल जो है वो गर्म हो गया। और अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक स्केड्यूल पूरा जो है लॉन्ग मार्च का वो भी जारी कर दिया है। 27 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारवान है, या जो उनके अवाम के साथ उनका कहना है 27 फरवरी को वो निकलेंगे, और उसके बाद वो 3 या 4 मार्च को लाहौर पहुंचेंगे, जिसके बाद 5 मार्च को वजीराबाद से इस्लामाबाद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो दोबारा शुरू होगा। और उसके बाद ये कहा गया है, जो स्केड्यूल है उनका, कि 6 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद अपना जो धरना है या अपना जो एहतजाज है या अपना लॉन्ग मार्च है वो लेके पहुंचेगी। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मरहला है कि इस वक्त अवाम जो है वो एक महंगाई और अफरात ज़र की चक्की जो है उसमें पिस रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल बहुत दिगरगू है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन के पास कहा जा रहा है कि लाए अमल की कमी है। मसलन तारीख अदम एतमाद या तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, मुसलसल हो रही है, मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं, काफ लीग को ऑन बोर्ड लिया गया, एमकेएम को ऑन बोर्ड लिया गया, लेकिन आपने देखा कि कल मुनस्सिर इलाही साहब ने जिस तरह से अपनी जो हिमायत है उसका ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ, वजीर आजम के साथ, उसके बाद अपोजिशन के कैंप्स के अंदर जो है वो मायूसी नजर आती है। और लेकिन आज जैसे ही थोड़ी देर पहले हमने पाकिस्तान की जो खबरें हैं उसके ऊपर नजर दौड़ाई, तो उसमें सबसे अहम खबर ये थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अब एक दफा फिर एक्टिव हो गया और उन्होंने सरगर्म होने का फैसला किया है। उनकी मुलाकातों का भी आगाज, कुछ पसे पर्दा मुलाकातें जरूर हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया है कि आपस में जो मुशावरत है नाराज अराकीन की, उसके ऊपर जो है वो अपनी मुशावरत का आगाज करेंगे। होगा क्या क्या लाए अमल है, किस तरह की सूरत हाल हो सकती है, ये बहुत ही अहम होगा देखना। इसके साथ साथ वजीर आजम ने भी फैसला किया है कि वो मिलेंगे। कल उन्होंने तंज के तीर अपोजिशन पर बरसाए थे कि आज उनको चौधरी शुजात साहब की जो सेहत है उसका ख्याल आ गया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम भी कल लाहौर का दौरा करेंगे और चौधरी शुजात साहब की इयादत करेंगे, उनके लिए फूल लेके जाएंगे और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। ये इन हाउस तब्दीली की बातें हों, लॉन्ग मार्च की बातें हों, ये लाए अमल अपोजिशन का क्या होगा। और अब जबकि पीपल्स पार्टी लाहौर आएगी तो क्या नून लीग उसका इस्तकबाल करेगी कि नहीं करेगी, क्या जमीयत उलमा इस्लाम उनके साथ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये मार्च के महीने में ही इस्लामाबाद पहुंचेंगे और 23 मार्च को पीडीएम जो है वो अपना जो एक जमे गफीर है या उनका जो क्राउड है या उनका जो हुजूम है उसको वो साथ लेके इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। हम इसी मामले के ऊपर बात करेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है, और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सेनेटर हैं, माहिर कानूनदान हैं। उनसे कुछ बात करेंगे कि जो अगर हुकूमत के अंदर जिस पे कि अपोजिशन इन्हिसार कर रही है, ग्रुप ज्वाइन करता है उनको, तो क्या आईनी सूरत हाल बनती है, उस पर बात करेंगे। जनाब कमर जमान कायरा साहब, अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना नाम है और आप उनको सुनते रहते हैं, उनको भी ज़ाहिर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं तो पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेटेजी जो है वो क्या अपोजिशन इख्तियार कर सकती है। जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा भी हैं, रुकने कौमी असम्बली भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के बीच में इसाक खाकवानी साहब ने भी हमसे वादा कर रखा है कि वो हमसे बात करेंगे। सो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले कायरा साहब आपके पास आए। अभी पीपल्स पार्टी ने अपने लॉन्ग मार्च के लिए बाकायदा एक जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया है और 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी निकलने के लिए कह रही है कराची से। आपको क्या लगता है कि अब जो सूरत हाल बन रही है इसके अंदर पीपल्स पार्टी पहले लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी या उससे पहले तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है? तहरीके जहां तक लॉन्ग मार्च है वो पीपल्स पार्टी का फैसला है आसमा, और पीपल्स पार्टी अपने फैसले पे कायम दायम है। और वो एहतजाज का एक सिलसिला है कि पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत के जुल्मों के हाथों तंग है, इनके गलत फैसलों की बदौलत उनकी जिंदगी में जो आग भरी गई है और पाकिस्तान जिन बहुत बड़े मसाइब का शिकार हुआ है उस
के खिलाफ लोग एहतजाज करने निकल रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी की कॉल है। इसमें बाकी जमातों को भी लोग अगर शामिल होंगे बिल्कुल वेलकम, हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी बहरहाल, और ये मास मोबिलाइजेशन का एक सिलसिला है जो जमहूरियत का एक तरीका है, और इस पे आप अवामी राय कायरा साहब, लेकिन वो बिल्कुल सही, वो सही बात है सर। अब मार्च के अंदर जो है वो किसान इत्तेहाद के मार्च की भी हम सुन रहे हैं, जो कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लाहौर में आएंगे, और उनका भी प्रोग्राम सुना है कि बड़ा भारी किस्म का प्रोग्राम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन कोई लाएमल दे भी पाएगी कि नहीं, या वाकई आपको एहतजाज की तरफ ही जाना पड़ेगा? बीच में इन हाउस गेम की जो बात थी या इन हाउस तब्दीली की जो बात है, ये क्यों फिर लाई गई अगर आपने सिर्फ लॉन्ग मार्च पे फोकस करना है? मैं थोड़ा सा जी सर, आपकी आवाज कट रही है। ये अपना इंट्रो दे दिया, इतना अगर मुझे मौका दे दी तो मामला क्लियर हो जाता। सर अब मेरा तो काम है ना इंट्रो देना। जी बोलिए। अलग इशू में बैठ कर रहे हैं और वो, लेकिन दूसरी तरफ इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हमारी कोशिश थी कि हम अपने दोस्तों को, अपोजिशन की जमातों को, हुकूमत के इत्तेहादियों को, और हुकूमत के अंदर जो मौजूद ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लोगों के साथ जिनके दिल धड़कते हैं और वो अपनी सियासत साथ साथ लोगों की जिंदगी में भी बेहतरी करना चाहते हैं, उनके साथ राब्ता करें और उनके साथ राब्ता करके एक सतह हमवार करें। तो हमने पैरेलली दोनों काम किए, और मैं सबका मशहूर हूं कि सबने इस बार पीपल्स पार्टी का तो ये पुराना था कि हम अदम एतमाद की तरफ जाए। अब अदम एतमाद की तहरीक के लिए एक अलग इशू है। अब चूंकि सारी जमातें उस पर अपोजिशन की तैयार हो गई, राजी हो गई, लिहाजा इस पे एक कमेटी बनेगी और वो बैठ के फैसला करेगी कि अब हमने कैसे मूव करना है, कब मूव करना है, किस जगह मूव करना है, और उसके जिम्मे क्या क्या, किसके जिम्मे क्या होगा। मतलब ये इम्कान मौजूद है कि ये लॉन्ग मार्च सबका हो जाए, यानी इकट्ठी मुत्तहिदा अपोजिशन का लॉन्ग मार्च हो, ये इम्कान अभी तक मौजूद है आपके ख्याल में? मैं इससे इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन जहां तक अदम एतमाद की तहरीक है, अगर अदम एतमाद की तहरीक पहले आ जाती है, जो कि मुमकिन है, नामुमकिनात में नहीं है, मुमकिन है, और अगर पहले तहरीक आ जाती है अदम एतमाद की, अपोजिशन की क्या फैसला कर लेती है, तो फिर और वो कामयाब होती है, तो फिर लॉन्ग मार्च का फायदा की जरूरत नहीं रहती। लिहाजा ये पॉसिबल है, लेकिन पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च एज सच शेड्यूल के मुताबिक जारी है। अच्छा रांझा साहब, इन द मीन डेवलपमेंट हो रही। ठीक, रांझा साहब, अब आज आपने सुना होगा फवाद चौधरी साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तहरीक अदम एतमाद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अपोजिशन रहनुमा गिरफ्तार जरूर हो सकते हैं। उनका इशारा शायद शहबाज शरीफ साहब की तरफ था। तो आपको लगता है कि गिरफ्तारियां पहले हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर मंजरनामा क्या होगा पॉलिटिक्स का? देखिए, एक तो आसमा बड़ी, आप भी साफत से आपका बड़ा पुराना ताल्लुक है, और आपने इस मुल्क में आमराना दौर भी देखे हैं, जमहूरियत का दौर भी देखा है, सेमी जमहूरियत का भी दौर जो है, अभी हाइब्रिड सिस्टम जो है वो भी आपने देखा है। आप मुझे ये बता दें, क्या गिरफ्तारियों से किसी की सियासत खत्म हुई है? क्या किसी को जेल भेजने के बाद वो जो जेल गया बंदा वो ज्यादा मजबूत और ताकतवर मकबूल होकर अवाम में वापस आया है, कि वो गैर मकबूल होकर अवाम में वापस आया है? तो ये तो जो इनका एक फलसफा है कि जेल भेज देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे, ये फलसफा तो अभी अपनी सिर्फ तसल्ली के लिए, एक जिस तरह एक परिंदा जब उसको वो बिल्कुल घायल हो जाता है तो वो तड़पता है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी वो तड़पने की सूरत हाल है कि उसके बीच में ये किस तरह के बयान दे रहे हैं कि रात को ये माफिया मांग रहे होते हैं और अपनी एडजस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, और दिन में ये टीवी के आगे बैठ के बयान दे रहे होते हैं कि हमें रात को इनकी जो सूरत हाल होती है शाम में, वो ये अपने मुस्तकबिल की, सियासी मुस्तकबिल की जो है वो तलाश कर रहे होते हैं। तो फिर इन लोगों की बातों को तो आप छोड़ दें। पीछे रह गई बात, जहां तक गिरफ्तारी बात है, इसे बिल्कुल निजी तौर पे इमरान खान ने खुद टीवी पे आके अदलिया को दबाव डाला और कहा कि मैं आपको मतलब कोई इस तरह के अल्फाज थे, क्योंकि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो अल्फाज जो है कि अदलिया के लिए मैं समझता हूँ उसके वकार में किसी किस्म का कमी वाक़या करें। लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली खान साहब ने ये अदलिया को कहा था कि आप ये सजाएं दें, जल्दी जल्दी करें, दबाव डाला था कि, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप कैमरा जो है वो लगाएं वहां पर। और अभी भी करारदाद आ रही है, फरूख हबीब साहब पार्लियामेंट में करारदाद लेके आ रहे हैं कि लाइव दिखाया जाए जो भी मामलात हैं कोर्ट के। वो पढ़ के इमरान खान साहब ने
محسن صاحب سے معذرت سے عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ججز جب فیصلہ دیں گے ان کے خلاف ہوگا. اچھا کا مطلب ہے وہ فیصلہ روک کے بیٹھے. جی اب ان کے کہنے فواد چودھری کے کہنے سے یا فاروق حمید کے کہنے سے تو قرارداد جو ہے لانے سے تو قانون تبدیلی ہو سکتا ہے نا. جو قانون شہادت ہے یہ تو پاکستان کی عدالتوں کا قانون ہے, لیکن یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ججز پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, یہ ججز کے اوپر دباؤ ڈالا ہے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائے. شہزاد اکبر جو کام نہیں کر سکا وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا. وہ سارا کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ گیا کہ شہباز شریف کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں منی لانڈرنگ کے وہ غلط ہیں. اچھا کیس ادھر آیا ہوا ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی عدالت پہ دباؤ ڈالا جائے. تو اس طریقے سے تو یہ کام نہیں چلے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے مجھے یہ امید ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں جو گفتگو ہے, جو آپس میں مذاکرات ہیں, وہ ایک مثبت طرف جا رہے ہیں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے, اس سے پہلے یہ اچھا کام جو ہے. یہ کامران مرتضی صاحب, یہ جو رانجھا صاحب نے فرمایا, قاہرہ صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں, ساتھ دونوں کی جماعتیں بھی یہی بات کرتی ہیں کہ شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ پیش آئے. کیسے لگتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ کیونکہ عددی اعتبار سے آپ کے پاس نمبر موجود نہیں ہے, اور قاف لیگ نے تو چٹا انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سینیریو بن سکتا ہے؟ کیونکہ مولانا نے اس دن کہا کہ ہم نمبر پورے کریں گے, جبکہ شاید خاقان عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ 22 لوگوں کی تعداد ہمارے پاس ہے, ہمارے ہاتھ میں ہے. کہ کیا فارمولا ہوگا سر پھر اس کے لیے؟ دیکھیے, جو اپنی جو ذاتی انفارمیشن ہے کہ اس میں کوئی 10 سے زیادہ لوگ شاید ان سے رابطے میں ہیں, اور 1 2 3 لوگ جو ہے شاید ہم سے بھی رابطے میں ہیں. تو اس طرح سے 11 کا فرق یا 10 کا 11 کا فرق جو ہے وہ نکلتا ہے. اب یہ جو رابطوں والی بات ہے, وہ رابطے اس لیے ہیں کہ وہ ممکن ہے کہ کوئی ایک آدھ ووٹ آگے پیچھے ہو جائے, یا آپ کے اندازے میں غلطی ہو جائے, یا اینڈ ٹائم پہ کچھ ہو جائے. تو یقیناً جو ہے نا اس میں اور محنت کی ضرورت ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ بہت دیر لگے گی اس اعتماد کے آنے میں. میرا خیال ہے کہ یہ جلدی ہوگا, اور اسی مہینے کی شاید آخر میں. اچھا, اسی مہینے کی فروری کے آخر میں آپ کہہ رہے ہیں, یعنی جب پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہو رہا ہوگا تو اس وقت زیادہ سے زیادہ مارچ کے شروع میں جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے آگے نہیں جائے گی. نہیں, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ظاہر ہے کہ وہ تو 27 کو شروع کر رہے ہیں نا, تو ایک طرف لانگ مارچ ہوگا اور دوسری طرف تحریک عدم اعتماد موو ہوگی. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ سڑکوں پہ اور پارلیمان کے اندر پیرالل جو ہے وہ دباؤ بڑھے گا, بڑھ سکتا ہے. یہ ممکن ہوگا کہ ایک طرف لانگ مارچ چل رہا ہو اور ایک طرف جو نا یہ عدم اعتماد کی تحریک ٹیبل ہو جائے. اور اگر یہ ٹیبل ہو گئی تو گورنمنٹ کے لیے 2 جگہ پہ شاید مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہے گا, ڈائیورٹ ہو جائے گا سارا کچھ ان کے پارٹ پہ. اور نمبرز کی جہاں تک بات ہے, وہ نمبر میرا خیال ہے کہ اس وقت پورے ہو چکے ہیں. نمبرز پورے ہو چکے ہیں, یہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر پورا ہے 172 سے نہیں کر رہا, اپنا خیال کا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے میری جو میری ڈسکشن کے جو ڈسکشن کے نتیجے میں مختلف پارٹیز کے ساتھ اس میں جو اخذ کر پایا ہوں کہ آلموسٹ پورے ہیں نمبرز. اچھا, یہ تو بڑی اہم بات ہے رانجھا صاحب. اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کسی اہم وقت کا کہ اس وقت دھماکہ کیا جائے. آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا تحریک عدم اعتماد کے بارے میں رانجھا صاحب؟ میں بہت پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وقت مکمل, بہت پہلے یہ چیزیں جو ہیں اس طرف جا رہی تھی. اور ان کے لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی آپ آسما ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ عوام میں, جس طرح آپ نے کسانوں کے ایک مسائل کا ذکر کیا, یہ کسان تو ایک بہت سیگمنٹ ہے. کسانوں کے ساتھ آپ ان لوگوں کو ڈال دیں جو مزدور ہیں. یہ پورا کا پورا نظام اور یہ حکومت, ان کے تمام جتنے بھی الائنسز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے ان کو اپنے سیاسی مستقبل کا فکر ہے, اور وہ آج سے نہیں بہت عرصے سے وہ رابطے میں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے سیاسی مستقبل نہیں تحریک انصاف کے ساتھ واضح طور پہ نظر آ رہا. اچھا, اور اگر ابھی کوئی گفتگو بھی ہو رہی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف تسلیوں کی حد تک ہے, کیونکہ ظاہر ہے آگے سے ADP بن رہی ہوتی ہے, بجٹ کے معاملات ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تسلیاں اور حوصلہ دیا جاتا ہے. لیکن یقین مانیے کہ صرف پہلی 2 نشست جو ان کی ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ میں جو لائنز ہیں, پہلی 2 جس میں گجرات بیٹھے,
पीछे वाली तकरीबन तमाम लाइन्स के लोग तो ये ख्वाहिशमंद है कि इनके आगे वाली 2 लाइनों के लोगों के नाम ही ईसीएल में डाल दिए जाए। अच्छा, अब इसीलिए ये तो काफी लोग जो है कश्ती डूबने से पहले कश्ती से छलांगे मार रहे हैं, फरार हो रहे हैं। अच्छा, कश्ती के साथ ना डूब जाए। राजा साहब, तो ये बड़ी वाक़िया चीज़ है। इससे पहले कि मैं जिन कायरा लोगों ने साहब के पास पाकिस्तान जाऊं, में बिल्कुल सही है, उनको मगर फैसला करना है कि ठीक बात है, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना है और अपने ऊपर पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो इल्जाम लगाना है कि नहीं लगाना। अच्छा, अब ये जो बात कर रहे हैं ना सेंटर साहब, आपके पास मैं आऊं इससे पहले कि कायरा साहब से पूछूं कि ये विशफुल थिंकिंग जो है इसको आपने कैसे टर्न करना है। अब ये इसमें बहुत सी लीगल पॉइंट्स भी हैं। मसलन आप ये कह रहे हैं हमारे पास नंबर आ गया पूरा, अब नंबर जो है वो अगर क्रॉस करता है, फ्लोर क्रॉसिंग करता है या वो कॉन्फिडेंस नहीं रखता प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो जाहिर है कि उसको डीसीट होना पड़ेगा, रेफरेंस उसके खिलाफ जा सकेगा, उसको स्पीकर साहब ही नहीं छोड़ेंगे। तो ये कैसे मुमकिन होगा सर फिर उसके बाद? सेनेटर साहब, देखिए जब सेनेटर साहब जी, मैं रान साहब आपके पास आती हूँ। सेनेटर साहब, अच्छा, मुझसे पूछ जी, रही आपसे, हैं। देखिए, हाँ, उसमें बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, ये कोई इतना बड़ा मुश्किल, ये कोई वो नहीं है। इससे पहले भी ये सारे काम होते रहे। आप ये अगर फर्ज कर लीजिए डिफेक्शन, तो जब तक वो डिफेक्शन करेगा नहीं उस वक्त तक उस पर डिफेक्शन लागू नहीं होगी। 63 आर्टिकल जो है वो उस वक्त तक अप्लाई नहीं करेगा। तो एक दफा तो वो अदम एतमाद तो कामयाब हो जाएगी। तो उसमें एक बात जो मुमकिना बात होगी, उसके बाद रेफरेंस किसने भेजना होता है डिफेक्शन का? तो डिफेक्शन स्पीकर साहब ने भिजवाना होता है। तो आप उसके साथ स्पीकर के खिलाफ भी ले आइए। अगर आपको ये डर है कि स्पीकर के बाद जो है ना वो डेप्टी स्पीकर एक्ट ना करे उस तरह से, तो आप उसके खिलाफ भी ले आइए, दोनों के खिलाफ इकट्ठा ले आइए। अगर आपके पास नंबर है तो 3 आदमी इकट्ठे जो है ना चलते करिए ना। उसके बाद स्पीकर भी आपका होगा, डेप्टी स्पीकर भी होगा। अगर डिफेक्शन होगी भी तो वो डिफेक्शन इनफैक्ट जब रेफरेंस नहीं भिजवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन को, तो डिफेक्शन जो है ना वो एक्चुअली और फैक्चुअली जो है ना वो नहीं होगा। बहुत एहतराम के साथ सेंटर साहब, अब ये भी बहुत हाइपोथेटिकल है कि आप ऐसी तहरीके या तहरीके अदम एतमाद लेके आए जिसमें डिप्टी स्पीकर भी आप फारिग करवा सकें, आपके पास इतनी कंफर्टेबल मेजोरिटी हो कि आप ये सब कुछ कर दें और उसमें आपको सिग्नल भी कोई ना आए। अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, और उसके साथ फॉरवर्ड ग्रुप भी, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकते हैं पार्टीज के अंदर। फॉरवर्ड ब्लॉक, अच्छा कायरा साहब, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और वो ये कहते हैं कि हमें एतमाद नहीं है, तो फिर जैसे कि अभी सिनेरियो बताया जा रहा है, तो वो फिर उनके ऊपर तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती कायरा साहब? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का तो शायद अब वो हैसियत नहीं रही कि फॉरवर्ड ब्लॉक के ऊपर तो शायद जजमेंट्स को आ गई हैं, लेकिन एक कासमा एक पोजीशन बड़ी सिंपल है। अगर लोग डिफेक्ट कर गए, वो अपने अवाम के इस दबाव के तहत रहे और उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने इस हुकूमत से जान छुड़ानी है और उन्होंने हुकूमत को चलता कर दिया, तो उनके खिलाफ अब फर्स्ट कम फर्स्ट रेफरेंस गवर्नमेंट ने भेज दिया। उन्होंने स्पीकर को किया, स्पीकर साहब ने रेफरेंस भेजना है, खुद फैसला नहीं सुनाना, रेफरेंस भेजना है इलेक्शन कमीशन कि इनको डीनोटिफाई करे। अब इलेक्शन कमीशन में वहां वो कंटेस्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर अदालतें पड़ी हैं, अदालतों में कंटेस्ट होगा। अब मसला यह है कि क्या 1.5 साल के लिए हुकूमत होनी है या 2-3 महीने के लिए हुकूमत होनी है। तो हम तो कह ही रहे कि जो भी हुकूमत इस अदम एतमाद के नतीजे में वजूद में आएगी, वो हुकूमत सिर्फ चंद हफ्तों या महीनों के लिए होगी कि वो इस हुकूमत के गलत फैसलों की बदौलत जो इन्होंने खास तौर पर इलेक्शन कवानीन में कर रखे हैं उसको खत्म करे, इत्तेमाद साजी के साथ, कंसेंसस के साथ, सबसे मुशावरत के साथ वो कानून साजी करे जिससे फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद हो सके और फौरी इलेक्शन की। यानी कायरा साहब आप ये कह रहे हैं सर, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, फिर सर मैं यहाँ पे सॉरी आपको रोकूंगी। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो पहले ये कह रही थी कि नहीं इलेक्शन फौरी नहीं होने चाहिए, अब इलेक्शन कराने पे आप भी रजामंद हैं और यही वो बर्फ है जो आपके और पीएमएलएन के बीच में पिघली है। इज इट ट्रू सर? पीपल्स पार्टी ने तो कभी, सर आपकी आवाज ही कट गई है, अब मैं क्या करूं? मैं ब्रेक, पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं कहा। अच्छा, पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हेलो, जी, अब आवाज आ रही है। कायर साहब मैं ब्रेक ले लेती हूँ, राजा साहब, फिर उसके बाद फिर यही सवाल आपके पास भी लेके आऊंगी कि क्या फिर पीपल्स पार्टी भी अब जैसे कि कायर साहब कह रहे हैं कि रजामंद है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाए चंद महीनों के अंदर,
तो फिर अगले सेटअप के लिए भी क्या अपोजिशन में कोई बाहमी इश्तराक हो चुका है? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। आज अपोजिशन स्पेसिफिक प्रोग्राम है कि अपोजिशन का लाएअमल क्या है। ये बताइएगा कामरान मुर्तजा साहब, ये सवाल तो बहरहाल अपनी जगह पे बहुत अहम है कि शहबाज साहब भी मिले, मौलाना भी मिले चौधरी बरादरान को, और फिर आपने देखा कि मोना सलाई साहब ने ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ हैं और कहीं भी नहीं जा रहे, घबराना भी नहीं है। तो क्या हम ये समझ लें कि अपोजिशन के कैंप्स में इस वक्त जो है वो मायूसी है इस हवाले से, और अगर जहांगीर तरीन ग्रुप आपके साथ आता है तो उसके इम्कानात क्या है? देखिए, मायूसी नहीं है। एक आप इसको इस एंगल से देखिएगा कि मौलाना साहब पहले मिले चौधरी साहबान से, फिर उसके बाद जो है ना उसमें शहबाज साहब गए। अगर फर्ज कर लीजिए कोई मायूसी की बात होती तो फिर एक के बाद दूसरा ना मिलता। फिर मोहन साहब की बात यह है कि उन्होंने कहा कि अपने बंदों पे जो है ना वो रखें। आप जरा उन अल्फाज पे गौर करें जो मोहन साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि हम साथ हैं मगर वो आपने घबराना नहीं है। तो घबराना कहाँ पे शुरू होता है? जब आपके अपने लोग चले जाते हैं। तो वो एक मैसेज था इन बिटवीन द लाइंस, वो शायद उसको समझ नहीं पाए। तो वो इसी तरह से जैसे वो बिलावल ने कह दिया था कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड, और इसमें ये खुद ताड़ी उस पे जो ना डेस्क बजा रहे थे जब इनको सिलेक्टेड कहा था वो पहले दिन वो स्पीच के बाद। तो ये इसी तरह से सेम मामला है। अब जहांगीर साहब की बात है, जहांगीर तरीन साहब की बात है, साथी जाहिर है वो पीटीआई के, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज इन्होंने करवाई है इमरान खान साहब ने, और हम लोग इस बात को बहुत ज्यादा माइंड करते हैं इस ईस्ट में, ये जो मशरकी जो कल्चर है कि किसी की बच्ची के खिलाफ खुदा न खास्ता कोई ऐसी एफआईआर में उसका नाम आ जाए, किसी की बीवी का नाम आ जाए। मर्दों के तो आते रहते हैं, मगर वो एक एहतराम का, एक इज्जत का हमने एक तस्वर बनाया हुआ है अपनी ख्वातीन के हवाले से कि उनके नाम जो है ना अपनी ख्वातीन के हवाले से भी और दूसरों की ख्वातीन के हवाले से भी, मतलब वो भी उसी तरह होती हैं जैसी हमारी अपनी बहनें बेटियां होती हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे की भी बहन बेटी, चूंकि वो हमारी बहन बेटी है तो उसका भी नाम ना आए। अच्छा। तो ये तो इस एक्सटेंट तक चले गए, तो मेरा ख्याल है कि वो अब रिवर्सल मुमकिन नहीं है। शायद कुछ मुलाकातें उनसे भी कुछ दोस्तों ने की हैं और उनके साथ मेरा ख्याल है वो पुरुमीद है जिन जिन दोस्तों की मुलाकातें। अच्छा, अब रांझा साहब, इसके हवाले से जो 22 लोगों की बात हो रही है तो ये भी कहा जा रहा है कि वो टिकटें मांगते हैं। कल खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने ये कहा कि, और नासिर हुसैन शाह साहब ने भी, कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर डी सीट कोई हो जाता है तो हम उसको फैसिलिटेट करेंगे इलेक्शंस के अंदर। तो क्या इस हद तक होमवर्क जो है वो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जेयूआईएफ के अंदर हो चुका है कि 22 बंदों को या 25 बंदों को एडजस्ट करना है? देखिए आसमा, ये जो खुर्रम साहब ने बात की है, हमारा एक मकसद है। ये पहला मकसद तो ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, हम पाकिस्तान की अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, जो जज्बात है इस वक्त, खास तौर पे जो महंगाई की सूरत हाल है, जो गवर्नेंस की सूरत हाल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत हाल है, किसानों का आपने हाल अपनी आंखों से देख लिया। तो हम बाकी चीजें जो इकोनॉमी की उसको नहीं छेड़ते। इस वक्त हर बंदा हमसे एक ही बात कर रहा है और ऑपोजिशन पे दबाव डाल रहा है कि अगर अब आपने कुछ ना किया तो हम आपको भी छोड़ के आगे निकल जाएंगे। तो इस वक्त इस हालात में जो ये कदम हमें उठाना पड़ रहा है, ये मुश्किल कदम है। हम उन लोगों की बहुत कदर करते हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर हमें इस मकसद में कामयाब किया तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमारे पास, देखिए गवर्नमेंट में जब आप आते हैं या जब आप इंतखाबात में जा रहे हैं तो 20, 22, 25 लोगों को अकोमोडेट करना कोई मसला नहीं है। आपके पास बहुत गुंजाइश होती है कि आप 20, 25 लोगों को कहीं पे उनकी एबिलिटीज के मुताबिक, उनकी काबिलियत के मुताबिक, उनके तजुर्बे के मुताबिक उनको टेस्ट कर सके। तो यकीनी तौर पे ये होमवर्क आज का नहीं, ये तकरीबन 2-2.5 महीने पहले का ये होमवर्क हो चुका है। अच्छा, तो कायरा साहब, अब एक और बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे रांझा साहब ने कहा कि होमवर्क पहले का हो चुका है, लेकिन एक अहम मसला है जिस पर रोज बात होती है और वो है इशारा, सिग्नल। तो अब ये तासुर जो है वो दिया जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो इत्तेहादियों को साथ मिलाने की इसलिए कोशिश कर रही है कि उनको भी सिग्नल है और इत्तेहादियों को भी सिग्नल के लिए जो है वो इंतजार किया जा रहा है। तो सिग्नल क्यों नहीं आ रहा, इशारा क्यों नहीं मिल रहा सर?
आसमा, इस सवाल की तरफ आने से पहले मैं बात कर रहा था तो दरमियान में सिग्नल जरा वीक हो गए, बात ना हो पाई। पीपल्स पार्टी ने कभी वो बात नहीं कही कि जी हमें कोई जो भी अपोजिशन जो गवर्नमेंट बनाएगी वो अगले 1.5 साल के लिए होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी बड़ा वाज़ेह तौर पे इस पे अपना मौक़िफ़ दे चुकी। कौन सी जमात होगी जो इनका बैगेज लेके चलेगी? जो मैंने बात कही है, हम तो रोज 10 प्रोग्रामों में सारे दोस्त इसकी वजाहत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि एक तो अब बेपर की ऐसी उड़ाई जाती है, जिस तरह ये खबर ये चलाई जाती है कि जी कोई, और बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हुए बातें कर कि जी जरदारी साहब की ख्वाहिश है, जी जरदारी कि वो वजीर आजम बने साहब की हाँ। ख्वाहिश। हाँ, मतलब ये हो सकता है, वकली दलील है इसमें। हाँ, अगर किसी जमात का फैसला होता है और वो जमात का कोई भी कारकुन रुकन बन सकता है, लेकिन जरदारी साहब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, कोई भी लीडर जो है उसकी ये ख्वाहिश होना कि मैं वजीर आजम बनूं, वो एक रेगुलर जब गवर्नमेंट बने या उनकी पार्टी को इतनी अक्सरियत मिले तो हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है, ये कौन सा जुर्म है? लेकिन ऐसी कोई ख्वाहिश ना जरदारी साहब की तरफ से उसका इजहार किया गया ना, लेकिन वैसे इस पे बहसें हो रही हैं। अच्छा, रही बात इशारों की, हाँ। तो जहां तक आसमा इशारा है, ये बातें दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासत में इशारों पे बहुत अमल होता रहा, और ये जो गवर्नमेंट बैठी है ये भी तो इशारों के नाम से ही बनी हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी की ये तारीख है कि हमने कभी भी इशारों से पॉलिटिक्स नहीं की। हाँ, हुकूमत में आके या हुकूमत का पावर कॉरिडोर में जो ट्रांसफर ऑफ पावर के दरमियान आपने अगर कोई मुज़ाकरात किए, कोई गुफ्तगू की, तो वो एक नेसेसिटी जरूर थी, लेकिन उन कुव्वतों की बदौलत, उनसे किसी साजिश के नतीजे में, किसी सपोर्ट के नतीजे में हमने इलेक्शन जीता हो या इलेक्शन में गए हो, ये हमारा माजी नहीं है। अच्छा। हम अवाम के साथ तो चलना चाहते हैं, उसी पे चलेंगे। हाँ। यही तो सबसे बड़ा हमारा नारा है, और मुस्लिम लीग का भी अब यही नारा है। अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी यही नारा है कि जी जो हमारी गैर सियासी कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उनको सियासत में अमल दखल नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो लेकिन राजा साहब, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राजा साहब सिग्नल्स की या जो सियासत है, इशारों की सियासत, वो अभी तक आपके ख्याल में वो खत्म हो गई है? कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो क्या वाकई न्यूट्रल है एस्टेब्लिशमेंट? सबसे अफजल अदारा है पार्लियामान। हाँ। और इन तमाम अदारों में क्या गुफ्तगू हो रही है? इनके अपने एमएनए कहते हैं कि इस मुल्क में अगर ईसीएल पे नाम, देखिए आज तक कभी हुआ है कि कोरम कॉल किया हो, हुकूमत के किसी एमएनए ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया? मतलब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि हुकूमत की दिलचस्पी इस निजाम को चलाने में या उनके अरकान की क्या है, खत्म हो गई है दिलचस्पी। तो जब ये सूरत हाल पैदा हो गई हो, तो उसके बाद तो कोई भी इस सिस्टम के साथ तो हर कोई इशारे करेगा कि साड़ी जान छुड़ाओ। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हर कोई ये बात कह रहा है कि अगली जान दो तो साड़ी जान छुड़ाओ, क्योंकि ये बैगेज जो है इतना बड़ा, ये बैगेज कौन अपने साथ लेके जाएगा, इतना बड़ा बैगेज? अच्छा, मैं बिल्कुल ये जो बैगेज कौन लेके जाएगा, ये कैसा, मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस बैगेज, इस बर्डन के ऊपर भी बात हो रही है। कल ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बहुत अहम ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था हम सब इकट्ठे हैं, हम चाहते हैं कि हुकूमत को रुखसत करें, लेकिन इसका बोझ कौन उठाएगा? ये बहुत अहम सवाल है, जो कि इस वक्त अपोजिशन की तीनों जमातें जो कि चाहती हैं और उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत रुखसत हो जाए, क्या उनकी ख्वाहिश पे हुकूमत रुखसत हो सकती है? ये बोझ कैसे वो उठाएंगे जो कि जिसको कि वो बोझ करार दे रहे हैं? इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के 3 अरकान इस वक्त और सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात तो हो रही थी कामरान मुर्तजा साहब के बर्डन जो है वो कैसे उठाया जाएगा, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि ठीक है हम तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब करा लेंगे, उसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? तो आपके जहन में क्या सिनेरियो है सर, या आपकी जमात में क्या डिस्कशन है? देखिए, उसमें बर्डन जो है वो शायद कोई भी पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार ना हो। अगर पीपल्स पार्टी को कहेंगे तो वो भी शायद इनकार कर जाए, नून को कहेंगे वो भी इनकार कर जाए, मुमकिन है कि हमारा स्टांस भी यही हो। वजह उसकी ये है कि आप इस वक्त मुल्क उस सूरत हाल में आ गया हुआ है जब इसको निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल में इसका हल जो है वो मुमकिना हल नए इलेक्शन के बाद एक कौमी हुकूमत का क़याम हो सकता है, ताकि मिलजुल के जो है ना जितना डैमेज हो चुका है
اس کو واپس ریورسل کے لیے جو نا وہ مل جل کے لیے، اور اس میں پھر واقعی پھر گھبرانے سے واپس جب آنا ہے تو آپ کو کچھ مہینے جو ہے نا وہ تکلیف دہ صورتحال ہوگی، اور بہت گریجولی جو ہے نا آپ اس صورتحال کو بہتر کر سکیں گے. کوئی آپ کے پاس بجلی کی طرح کوئی سوئچ نہیں ہے کہ آپ آن کریں گے تو ٹھیک بجلی آ جائے گی، بند کریں گے تو بجلی چلی جائے گی. اب آپ کو جو ہے نا وہ مل جل کے، اور یہ اکیلے اٹھانے کا بوجھ کسی پارٹی کا شاید ایسا بھی ممکن ہے کہ جیسے بلوچستان میں ہوا، کوئی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے، اور کشمیر میں بھی اس کی تیاری ہے؟ گورنمنٹ کے لیے ایسی صورت ہو سکتی ہے، مگر بلوچستان میں اور بیڑا غرق ہو گیا، پہلے سے بھی زیادہ جو نا برا ہو گیا. اب ایک ایسی کمانڈ بہرحال چاہیے جو سارے کو ایک چھتری کے نیچے لے کے چلے، مگر اس میں پارٹیز کا جو ہے نا وہ کردار سب کا ہو، اور وہ مل جل کے اس پاکستان کو اس بحران سے نکالیں یا پبلک کو ریلیف دلائیں. اور اس دوران جو درمیان میں جو پیریڈ ہوگا وہ یقیناً جو ہے نا وہ مشکل ہوگا. اس مشکل جو پیدا ہو چکی ہے اس 3.5 سال میں اس وجہ سے، اس کو نکالنے کے لیے جو ہے نا وہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہوگی. رانجھا صاحب، پنجاب کے اندر بھی کچھ ہل جل ہے، اور ظاہر ہے کہ ساری اپوزیشن انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، سب سے بات کریں تو کہتے ہیں جی سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ پنجاب ہے. تو کیا پنجاب میں بھی پہلے تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ کی پیشکش کیا پرویز الہی صاحب کو کی جا سکتی ہے آگے جا کے؟ کیونکہ ابھی تک تو سنا ہے کہ معاملہ شاید اس پہ اڑا ہوا ہے. دیکھیے، جہاں تک سیاست کا سوال اٹھتا ہے، میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ سیاست میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ایک بہت اہم بات کی وہ یہ ہے کہ پنجاب میں بالکل ایک پنجاب پاکستان کی آبادی کے حوالے سے تو ایک سب سے بڑا صوبہ بھی ہے آبادی میں، اور اگر پنجاب کے کافی معاملات بہتر ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے نا، ساری جو ہیٹ ہے وہ جنریٹ تو جو آواز ہے یا جو ماحول بنتا ہے وہ تو پنجاب میں سے بہت زیادہ ماحول بن رہا ہوتا ہے. لیکن اور جو ابھی اس وقت پنجاب کی صورتحال ہے، جو وہاں کی گورننس کے معاملات ہیں، جو ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے وہ سامنے ہے. تو وفاق کے ساتھ ساتھ اگر پنجاب میں اگر دیکھیں نا چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو گورننس بھی اگر آپ بہتر کر دیں تو آپ کو میتھمیٹکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. گورننس کے ذریعے بھی آدھے مسائل جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ذرا کھاد کا معاملہ ہے، کھاد کی اگر فراہمی ایک وزیر اعلیٰ یقینی بنا دے، اور لوگوں کو پتا ہو، لیڈروں کو پتا ہو کہ اگر ہم نے کھاد کی فراہمی یقینی نہ بنائی، کارخانوں والوں کو پتا ہو تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک مضبوط وزیر اعلیٰ یہ چیزیں کروا سکتا ہے. ہم نے ماضی میں شہباز شریف صاحب نے یہ سب کام کر کے دکھائے ہیں. تو پنجاب ایک اہم پوزیشن رکھتا ہے، تو لہٰذا پنجاب میں بھی میں متوقع ہو سکتا ہے یہ چیزوں کو بہتری کی طرف لانے کے لیے، کیونکہ اگر عوام کو انسٹنٹ ریلیف دینا ہے، کیونکہ جو اب قاہرہ صاحب بھی بات کر رہی ہیں اور آپ نے بڑی اہم بات کی بیگیج کی، اس لیے پاکستان کی عوام کو میرے خیال سے اپوزیشن کو، تمام جماعتوں کو، جس طرح سعد رفیق صاحب نے جو کل آپ ٹویٹ کا بتا رہی ہیں، یہ سب سے ابھی ذہنی طور پہ تیار کرنا ہوگا کہ یہ حالات صحیح ہوتے ہوتے ایک ٹائم لگے گا، تاکہ جو خان صاحب نے پچھلے 3 سال 4 سال اس حکومت نے جو اکنامک اور مس مینجمنٹ کی ہے، فیلئر کی ہے، اس کو صحیح ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا. قاہرہ صاحب، یور ٹیک سر، پنجاب کے اندر تبدیلی پہلے آ سکتی ہے یا تحریک عدم اعتماد وفاق میں آپ لائیں گے اور لانگ مارچ مل کے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اسما، پہلی گزارش تو یہ ہے، میرے علم میں ابھی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ ہماری کمیٹی بیٹھے گی جو تمام جماعتوں کی، وہ اس پہ لائے عمل طے کرے گی کہ کس کے خلاف پہلے اور کس کے خلاف بعد میں عدم اعتماد نہیں ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ گئی تو باقی تو بے معنی ہو جائے گا. یہ پنجاب کی گورنمنٹ تو اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی، یہ تو بزدار صاحب تو خود ہی گھر چلے جائیں گے، تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے وفاقی حکومت کی طرف اپوزیشن آنا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ ہیٹ جتنی اس وقت بڑھ گئی ہے وہاں ہوگا، لیکن اس کا فیصلہ بہرحال کمیٹی کرے گی یا ہماری قیادت بیٹھ کے کرے گی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کیا کیئر ٹیکر دور کے لیے یہ جو نئی گورنمنٹ اسمبلی سے تشکیل پائے گی جو چند مہینوں کے لیے ہوگی، کیا وہ اس کے چیف منسٹر بننا چاہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ جتنے نمبر اس وقت ان کے پاس ہیں وہ سنجیدہ پالیٹکس کرتے رہے ہیں، اور وہ اس وقت آلریڈی چیف منسٹر رہ چکے ہیں. اس وقت ان چند مہینوں کے لیے وہ اس برڈن کو نہیں لیں گے کہ وہ اس بارگین کر کے چند مہینوں کے لیے اپنے اقتدار میں آئے.
لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ کہ کوئی جماعت بھی یہ برڈن لینا نہیں چاہے گی، لیکن کسی کو لینا بھی پڑے گا، اور پھر وہ ایک پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہوں گے، ایک وزیر اعظم کے ساتھ وزراء ہوں گے، سب جماعتوں کو اس میں شیئر کر کے یہ برڈن کرنا پڑے گا، کوئی ایک جماعت اکیلے تو نہیں لے گی، اور یقیناً لیڈ ایک نے کرنی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ قاف لیگ اور ایم کیو ایم فائنلی آپ کے پاس آ جائیں گے یا حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ آ جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے اور ٹائمنگ کیا ہوگی؟ جیسے کہ فروری کے اینڈ میں سینیٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ فروری کے اینڈ تک تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ دیکھیے یہ واقعی اب دنوں اور وقتوں کی بات ہی ہے نا، اب مہینوں کی بات تو ہے نہیں، لگتا تو یوں ہی ہے، لیکن یہ ہم اپنی اسیسمنٹ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اب پریپریٹری سیشنز جو ہوں گے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور وہ جتنی جلدی کمیٹی بن جائے گی وہ کمیٹی بیٹھ کے اپنی میٹنگز کرے گی۔ ایک تو میٹنگز ہوگی جو آپ کے سامنے نہیں ہوں گی، اور کچھ میٹنگیں وہ ہوں گی جس کا میڈیا کے اندر بھی پتا ہوگا سب کو، اور جب وہ کمیٹی چل رہی ہوگی تو پھر اس میں نیٹی گریٹیز طے ہوں گی کہ کون سی جماعت ممبران کس کو کون اکاموڈیٹ کرے گا، کس کے ساتھ کون رابطہ کرے گا، کس جماعت سے وزیر اعظم ہوگا، کب ہوگا، یہ تو یہ ٹائمنگ وغیرہ اس پہ طے ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ ہفتے 10 دن میں یہ کمیٹی حتمی طور پہ بن کے اپنا کام شروع کر دے گی، میرا خیال۔ بہت بہت شکریہ۔ اپوزیشن کی ساری جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ فروری کے اختتام تک اپوزیشن ایک واضح لائے عمل اور ایجنڈے کے ساتھ عوام کے درمیان آ سکے گی، اور اس کے لیے وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر رہی ہے، اپنا ہوم گراؤنڈ بنا رہی ہے، تاکہ وہ جو ہے ان کو اس طرح سے کسی قسم کی کوئی سبکی نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر لانگ مارچ کی طرف بڑھتی ہے اپوزیشن اور اپوزیشن کی جماعتیں تو اور عوام کو نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے، تو یقینی طور پر اس کا جو پریشر ہے، اس کا جو دباؤ ہے، وہ صرف حکومت پر ہی نہیں بلکہ ریاستی اداروں پہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔